हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। डिक्सन टेक्नोलॉजीज Q3 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं डिक्सन के, और मार्केट पहले से ही इसकी पिटाई कर रहा था और Q3 के रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट को पहले से पता भी था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी की डेट में इसमें पेन कब खत्म हो सकता है, रिवर्सल के क्या संकेत मिल सकते हैं, उनको हम कैसे सीख सकें, समझ सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हमें कंफर्म होगा कि एक रिवर्सल की तैयारी है, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। उससे पहले ये हमने दिसंबर में एक बार बात करी थी डिक्सन के ऊपर, जब प्राइस लगभग 13,700 के आसपास था। दैट टाइम ऑल्सो मैंने कहा था कि मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, कोई सेटअप नहीं है, टेम्पररी बाउंस आ सकते हैं, एक ट्रेंड बनना मुश्किल है। और उस टाइम लगभग हम यहां पर ट्रेड कर रहे थे 13,700 के आसपास, लगभग 15-16 दिसंबर के आसपास की कुछ बात होगी, या उससे पहले की बात होगी। 13,700 के आसपास का प्राइस था, और उसके बाद में देखिए क्या हुआ है। अभी आज की डेट में क्या हो सकता है वो सब हमें समझना है, लेकिन अगर आप नए हैं तो ये जरूर समझिए डिक्सन पैसा कैसे कमाती है। देखो यहां पे चलते हैं, डिक्सन की कमाई समझ लो कैसे आती है। ये एक EMS कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। मतलब सिंपल भाषा में समझो तो आपके पास जो मोबाइल फोन है वो जैसे आता है वो डिक्सन के थ्रू आता है, आप ऐसा समझो। तो मोबाइल फोन बिजनेस से लगभग कंपनी 90% रेवेन्यू लाती है। उसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस से भी कंपनी मिलाकर 10% की रेवेन्यू करती है। अब ये रेवेन्यू होती कहां से? इंडिया से लगभग 95% की रेवेन्यू है, और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर आप कहना चाहो EMS के अंदर, सो वो डिक्सन रहा है। अब यहां पर चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन किसका है? तो आंसर इज मोबाइल फोन्स 84% कंट्रीब्यूट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 8 और 7% रेस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इतनी पिक्चर जो थी हमारे पास में, डिक्सन कैसे पैसा कमाती है इसकी आई। अब ये खाली इस तरीके से नहीं, देखिए मान लीजिए मोबाइल फोन भी आपको दे देगी, और होम अप्लायंसेस में जैसे क्या हो गया, टीवी वगैरह हो गया, या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजें हो गई, वो भी आपको कंपनी जो है बना के देती है। किसको? आपको और मुझे नहीं देती है, किसको देती है? B2B बिजनेस के अंदर है, ठीक है। अब पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनाता हूं। देखो Q3 के रिजल्ट्स खराब हैं, पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनो क्या रही है, फिर आगे चलेंगे। पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री और उसके सॉल्यूशंस में बता देता हूं, और फिर रिजल्ट्स दिखाऊंगा आपको। सो यहां पे मैनेजमेंट की कमेंट्री जो रही है वो ये है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों देखना है। प्रॉब्लम क्या है? स्मार्टफोन का जो मार्केट है वो स्लो हुआ है और उसकी डिमांड कम हुई है, इसलिए कंपनी कह रही है कि हमारे मार्जिन के ऊपर और सेल के ऊपर प्रेशर है। बहुत बढ़िया बात है। रैम प्राइस जो है वो महंगा हो गया है। रैम प्राइस क्या होता है? मेमोरी चिप जो होती है वो महंगी हो गई, और ये रियलिटी है, रैम काफी महंगी हो चुकी है। उसकी वजह से भी कंपनी बोल रही है कि हमें प्रॉब्लम आई है। और यहां पर साथ में अगर आप देखो तो बोल रही है कि पोस्ट फेस्टिवल, यानी फेस्टिवल सीजन जा चुका है, तो पोस्ट फेस्टिवल सीजन है, तो एक स्लो डाउन भी देखने को मिला है। अब सॉल्यूशंस की बात करो, जो मैनेजमेंट ने कहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि जो कंपोनेंट है वो हम खुद तैयार करेंगे ताकि हमारी कॉस्ट कम हो। ये एक अच्छी बात है और आपको नोट करना चाहिए, दैट इज वेरी गुड, अच्छा मैनेजमेंट है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? कैमरा मॉड्यूल बिजनेस जो है उसके ऊपर फोकस है, कैमरा मॉड्यूल बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और 40 मिलियन यूनिट से 200 मिलियन यूनिट जो है वो ले जाने का प्लान कर रहा है मैनेजमेंट, तो थम्स अप फॉर दैट ऑल्सो। और डाइवर्सिफिकेशन करने की तैयारी है, यानी ये कह रही है कंपनी कि हमारा जो है वो मोबाइल के ऊपर जो है 90% बिजनेस है, 90 to 95% बिजनेस मोबाइल के ऊपर है। कह रहे हैं हम इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, और EMS में दूसरी चीजें भी हैं जिनके ऊपर फोकस करके हम कुछ अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स द मैनेजमेंट कमेंट्री। इतना आपको क्लियर हुआ? यानी जो प्रॉब्लम थी उसको एक सॉल्यूशन उन्होंने बताया है। अब मार्केट को पसंद आएगा नहीं आएगा वो चार्ट पे बात करेंगे, ठीक है। अब एक बार इस कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स क्या रहे हैं, यहां पे चलिए, सीधा रिजल्ट्स यहां पे आइए। और अब सबसे पहले मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूं कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सो मार्केट कैप अभी लगभग 64,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना आप यहां पे, इस कंपनी का एक बार पी रेशियो देखना कितना हो गया है। 36-37 का पी रेशियो आ गया है, और 35 की ROE है, और 41 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यानी अब कंपनी को एक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है मार्केट ने। जबकि यही पी, ये 5 साल का मैं चार्ट चलाता हूं, ध्यान से देखो, ये इसका पी रेशियो क्या था, अब आप आराम से देखो कितना गजब का पी रेशियो उसको ऊपर तक टॉप तक मिला था, और अब क्या हो गया है। और एवरेज पी रेशियो क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अब करंट पी रेशियो भी आप देख सकते हो। अब आओ वापिस यहाँ पे, मार्केट में प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसकी वो अभी भी 15 के आसपास के, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि आपको आराम से दिखे। प्राइस टू बुक रेशियो अभी 15 का है, जो कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है। आप इसे ये तो नहीं कह सकते कि अंडर वैल्यूड है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। भले ही पी रेशियो, इक्विटी और ये सब अच्छा हो गया हो, लेकिन प्राइस टू बुक अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आता है। व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स? रिजल्ट्स में क्या रहा है? सो फाइनेंशियल्स में आते हैं। यहां पे देखिए,
दिसंबर 24 में 10,400 करोड़ की रेवेन्यू थी अदर इनकम मिलाकर, ये ध्यान रखना, और यहां पर 216 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट था। बहुत बढ़िया बात है। अब आओ यहां पर 10,800 करोड़ की आपकी रेवेन्यू है अदर इनकम मिलाकर, ध्यान रखना, और यहां पर 321 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट है। तो आपका प्रॉफिट तो बड़ा है, वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो घटा है। अब ये क्या रियल प्रॉफिट था? नहीं, यहां पे अदर इनकम है 400 करोड़ 500 करोड़ के आसपास की, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट एक जो नेगेटिव चीज जो मार्केट को खराब लगी है, रिवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है। आपको दिख रहा है बहुत जबरदस्त रिवेन्यू में ड्रॉप हुआ है, लगभग 14-15 हजार करोड़ से आप 10,000 करोड़ पे आ गए। तो मार्केट को वो चीज पसंद नहीं आई है। आपको और दिखाता हूं, इसको समझना। आप हिस्टोरिकल देखना एक बार डाटा। चलिए यहां से चलते हैं, 2022 से दिखाता हूं। दिसंबर में वैसे ड्रॉप आती है, ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार आई है, हर बार आती है इसके। यहां पे देखो 2022 में मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में क्या हुआ, दिख रहा है? सितंबर से दिसंबर के बीच ड्रॉप हुआ, मार्च, जून, सितंबर और फिर देखो दिसंबर के बीच में ड्रॉप हुआ। लेकिन पिछले 2 साल से ड्रॉप कम था। 2023 में देखो ड्रॉप कम आया था। नाउ व्हाट अबाउट 24, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, देखो ड्रॉप हुआ बट बहुत कम था, इतना बड़ा गैप नहीं था। अब की बार क्या हो गया, मार्च 25 के बाद में यहां पे देखो सितंबर 25 से दिसंबर 25 में ड्रॉप बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ और वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई नहीं करते। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक शेयर चल रहा है आप कोई भी वैल्यूएशन उसको दे दो, मार्केट को अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्टिफाई है। जैसे ही मार्केट को लगा कि अब यार तुम आगे ग्रो कैसे करोगे, या तुम्हारा आगे का मुझे 1 साल का खतरा नजर आता है या डिमांड कम नजर आती है, मार्केट फिर हाई वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन मांगता है। और अगर वो मार्केट को पसंद नहीं आए तो फिर करेक्शंस आते हैं जो प्राइस में आपको देखने को मिले। नाउ व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर्स, यहां पे चलिए शेयर होल्डिंग में क्या हुआ है इसको देखना। यहां पे आओ, शेयर होल्डिंग डाटा भी आपको काफी चीजें बता ही देंगे। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं उसको देखना, इंटरेस्टिंग चीज होगी वो। प्रमोटर्स देखो लगातार क्या कर रहे हैं, आप देखते जाओ। अभी भी उन्होंने धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी जो कम करने का ही कोशिश करी है, लगातार कम कर रहे हैं वो, अभी से नहीं, कितने क्वार्टर से, चलते जाओ यहां से, ये देखो लगभग आप देखोगे हर एक क्वार्टर में उन्होंने कुछ ना कुछ बेचा है यहां से। अभी भी देखो और भी पीछे चलते रहो, यस यहां पर भी 2021 से भी बेच रहे हैं, सितंबर 21 से, जून 21 से लगातार देखो 35, 34, 34, 52, 34, 30, 34, 30, 34, 27, 34, 06, 34, 05, 34, 04, ऐसा करते करते उन्होंने 28.83% की होल्डिंग कर दी अपनी। नाउ व्हाट अबाउट एफआईआईज, एफआईआईज भी पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार बेच रहे हैं। सी दिस वन, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, लगातार वो पिछले 3-4 क्वार्टर से बेच रहे हैं। और अब की बार उन्होंने क्या किया है, यहां पे आओ, 18% के आसपास की अपनी होल्डिंग कर दी है। तो ये जा किसके पास रहा है, एक्चुअली जा रहा है हमारे प्यारे डीआईएस के पास में। अगर आप देखोगे आपको यहां से सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। डीआईएस ले रहे हैं हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है वो इसको ले रहे हैं, या लोकल प्लेयर्स आप ऐसा कह सकते हैं वो ले रहे हैं। पब्लिक के पास क्या है, लगभग 12% की होल्डिंग है और अदर्स के पास भी लगभग 12% है। 4 लाख के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। और सितंबर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में नए शेयर होल्डर्स ऐड हुए हैं, लगभग 65 से 70,000 ये नए ऐड हुए हैं। अब इन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, हम रिटेलर्स की मानसिकता क्या है, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। देखो इसमें से अगर अक्यूमुलेशन वाले कोई है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जिनका विजन 5-10 साल का है, वरना हमारे रिटेलर की मानसिकता क्या है कि जो शेयर गिरता है ना, ऐसे गिर रहा हो, उसको कहते हैं डूबते को सहारा हम देंगे भाई, हम उसका सहारा बनने जाते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हमारे पास कोई सहारा नहीं होगा, हम तो पहले से बेसहारा होंगे, लेकिन हमें डूबते हुए शेयर को सहारा देने में बड़ा मजा आता है। कोई शेयर ऐसा चल रहा था, उसको हो अब इसको सहारा हम देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वो जो टेम्पररी बाउंस आ सकता है ना 10-15% का, वो मुझे खाना है। अच्छा, और जो इस टाइप से अप ट्रेंड में उसमें नहीं खाना, वो तो कभी भी नीचे आ सकता है ना, तो उसमें नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस है, इसमें है क्या, नहीं इसमें नहीं है, लेकिन इसमें चांस ज्यादा मिलते हैं, लगता है ना ऐसा। तो हम गिरते हुए शेयर को सहारा देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास खुद के पास कोई सहारा नहीं होता है, ये सच है। आओ जरा एक बार टेक्निकल्स पे चलते हैं, लेट्स सी दिस वन, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे। अब इसको देखना, दिस इज द टेक्निकल डाटा। पहले तो ये नोट कर लो यहां पर कि अभी जिस प्राइस पे आप ट्रेड कर रहे हो, यू वर ट्रेडिंग एट सेम प्राइस बैक इन जून 2024। सो लगभग पिछले 17-18 महीने का, 18 महीने से ऊपर का जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है। 18 मंथ्स ओल्ड प्राइस पे आप हो, 18 मंथ्स ओल्ड प्राइस पे आप हो, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द करेक्शन, करेक्शन हैव बीन 49-50%, 49 से 50% तक आप करेक्ट हो चुके हो, चलो ये भी अच्छी बात है। पास्ट में क्या हुआ है उसके ऊपर आते हैं, मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, अगर किसी को जल्दी है तो वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकता है, मैं डिटेल एनालिसिस करना चाहूंगा। यहां पे आते हैं, नाउ दिस इज द पास्ट एनालिसिस, जब डिक्सन यहां पे 60% तक करेक्ट हुआ था, दिस इज द 60% करेक्शन, कब से, ये 2021 से 2000
यहां पर आया था 23 तक। ओके, सो लगभग 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर डिक्सन जो है 60% करेक्ट हुआ था। एक कमेंट बहुत सुनता हूं, मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए, मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए। मल्टीबैगर स्टॉक बीच बीच में इतने लंबे करेक्शन में आते हैं, किसी से होल्ड नहीं होंगे। फालतू बात है कि मैं होल्ड कर लूंगा। 100 में से नहीं, 1000 में से एक बंदा होल्ड करेगा, बाकी 999 दोष ही देंगे कि एग्जिट क्यों नहीं करवाया, तो इसलिए कोई नहीं रखता है। सच्चाई यही है, जबकि पता होता है कि हाँ ये कंपनीज अच्छी है। तो इनमें एंट्री एग्जिट ही आपको कोई भी एनालिस्ट सजेस्ट करता है। जबकि आप देख रहे हो इससे पहले भी एक अगर करेक्शन आपको दिखाऊं, चलो ये वाली वेव देखना, दिस इज द वेव। ये वाली वेव जो है वो 65% का करेक्शन है। कब से है? 2017 से लेके 2019 तक में 65% का करेक्शन है। तो क्या कंपनी खराब हो गई थी क्या? नहीं। तो क्या कंपनी आज खराब है क्या? आज भी नहीं है, कंपनी खराब नहीं हुई है। इतना तो क्लियर हो गया कि ऐसे करेक्शंस आते हैं, 50-60% के करेक्शन तो नॉर्मल है, तो 50% तो आ चुका है। अब हिस्टोरिकल डाटा क्या बताता है कि 50% करेक्शन के बाद में जो भी एक्यूमुलेशन करता है उसने 6 महीने साल भर के अंदर मार्केट से कुछ ठीक ठाक ही निकाला है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपको करना है, क्योंकि हो सकता है कि करेक्शन फेज जो है वो तो ओवर हो जाए, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन शायद ज्यादा चल जाए। तो मैं आपको नहीं कर रहा हूं, मैं एक हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आते हैं यहां पर, अभी की डेट में यहां क्या ये ओवरसोल्ड है कि नहीं है वो देखना है, और इसका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कहां है वो हमें चेक करना चाहिए। तो यहां आइए, ये मैंने एक डाटा एनेबल किया। अब जरा ये देखो, दिस इज द RSI डाटा। अब स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है, ये तो आपको नोट करना है। अब ओवरसोल्ड जोन का मतलब जो बहुत लोग निकालते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं यहां पे, ओवरसोल्ड का मतलब कभी ये नहीं होता है कि स्टॉक में तेजी बनेगी, नहीं। ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि गिरावट काफी ज्यादा आ चुकी है, अब गिरावट की स्पीड रुकेगी या साइडवेज होगा। स्पीड कम, मैं यहां पे लिख देता हूं, या साइडवेज। ओके, स्पीड कम का मतलब ये नहीं हुआ है कि गिरावट रुक जाएगी, स्पीड कम होगी उसकी, इतनी शार्प और तेज नहीं हो सकती, स्पीड कम हो जाती है, या फिर एक बार साइडवेज हो जाती है कंपनी। क्लियर हुआ है? तो ये बेसिक डाटा है। अब इसमें रिवर्सल के इंडिकेशन हमें कब मिलेंगे वो समझना है। उससे पहले लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यहां है, और हमने पहले भी बात करी थी इस पॉइंट पे भी कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अगर टूटता है तो ध्यान रखना, फिर ये वाली कंपनीज जो कि हाई पी पे ट्रेड हो रही है उनमें गिरावट ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये हाई पी पे ट्रेड होती है। अब चलते हैं, इसको हटाते हैं जरा, RSI को एक बार यहां से मैं हटाता हूं, ये हमने इसको हटाया, और अब चलते हैं लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हमें दिख रहा है कि नीचे है। अब आओ एक और डाटा पे, वीकली चार्ट पे, इसको देखना। सो डेली ट्रेंड इज नेगेटिव। मुझे कब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ट्रेंड सुधर रहा है वो समझो, यहां पे देखना ध्यान से। दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको नोट करना है। कभी भी आपको कोई ऐसी फॉल दिखे, ध्यान से देखना, फॉल जहां पर वीकली चार्ट पे कोई भी रेड कैंडल बनी हुई है, बढ़िया वाली, मतलब साइजेबल रेड कैंडल हो, और वो लगातार रेड पे रेड बनती जा रही हो, दिख रहा है ऐसे? ओके, और कोई भी ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन वीकली, ध्यान रखना वीकली ग्रीन पे चाहिए, वीकली पे चाहिए, डेली पे नहीं बात हो रही है। ओके, फॉल के अंदर तो ग्रीन कैंडल अगर रेड के हाई के ऊपर क्रॉस करे, रेड का हाई जो है उसके ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाए, तो समझना कि एक बार का पेन ओवर हुआ है। क्या ये गारंटेड फॉर्मूला है? नॉट एट ऑल, एक रिस्की फॉर्मूला है जहां पे रिवर्सल ट्रेड्स करे जाते हैं, बहुत से स्विंग प्लेयर्स करते हैं जो कि रिवर्सल स्विंग प्ले करते हैं, उनके लिए है। ओके, सो यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो हमारे सामने रेड कैंडल्स 2 बनी, शुरुआत हुई, ग्रीन बनी, लेकिन रेड के हाई के ऊपर नहीं जा पाई। इसको और जूम कर देते हैं ताकि आप आराम से देख पाओ। चलो इसको हटाते हैं यहां से, वो आपके सामने रहना चाहिए। यस, ये देखो इसके हाई के ऊपर नहीं जा पाई, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर फिर से बनी, देखो ग्रीन कैंडल हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, ग्रीन की क्लोज तो यहां आई, तो फिर से अभी तक पेन नहीं रुका। फिर चलो अभी यहां तक तो कोई ग्रीन कैंडल है ही नहीं, समझ आया? सो यानी कि इस रेड कैंडल के ऊपर अभी की डेट में, अब नीचे कोई रेड कैंडल बन जाए तो अलग बात है, इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन क्लोज आए, ग्रीन वीकली क्लोज आए, तो आप मानोगे कि एक बार शॉर्ट टर्म पेन ओवर हुआ है। फिर जो भी लो लगा है वो क्या होता है? वो सपोर्ट माना जाता है। किस केस में? अगर किसी को रिस्की रिवर्सल, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्विंग प्ले करना है, तो किसके लिए? रिस्की रिवर्सल स्विंग कब प्ले करते हैं? जो स्मार्ट बुल्स होते हैं वो कब प्ले करते हैं, यानी ये स्मार्ट तो क्या है, थोड़े रिस्की होते हैं। ये कब प्ले करते हैं? जब लगातार यहां पर रेड कैंडल्स बन रही हो वीकली चार्ट पे, तो कोई भी रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोज आ जाए तो फिर वो माना जाता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देता हूं, यहां पर आप जरूर देखिए, इसको देखना। हम लोग यहां चलते हैं, चलो इस पॉइंट पे चलते हैं, यहां पर आओ। जैसे पिछली एक इतनी बड़ी फॉल थी, ठीक है, यहां पर आ जाइए। लगातार बड़ी फॉल में ही अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, इसको अप्लाई करने का सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अप्लाई करोगे, बिकॉज दिस की रिस्की रिवर्सल स्विंग।
ये कोई नॉर्मल रिवर्सल स्विंग नहीं है, दिस इज रिस्की रिवर्सल स्विंग। और ये इस टाइप से बनी। अब यहां पर देखो ये रेड कैंडल बन गई थी, दिख रहा है, बढ़िया वाली रेड कैंडल थी। इसके हाई के ऊपर आपको ये ग्रीन कैंडल मिली कि नहीं मिली? तो अब आपके पास क्लियर हुआ है कि एक यहां पर शायद शॉर्ट टर्म का सपोर्ट और बॉटम आउट जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। शायद, मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं है, हर चीज शायद के ऊपर है, संभावनाओं के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, पॉसिबिलिटीज के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे साइडवेज हुआ, लेकिन मार्केट ने आपको यहां ये बता दिया था कि एक बार का यहां पे काम जो है वो हो चुका है, यानी कि ये फॉल जो है वो रुक चुकी है। फिर आपको दिख रहा है क्या हुआ था। अब की बार भी ऐसा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, वो आगे की बात है। ये वी शेप में भी ऊपर जा सकता था, नहीं गया। सो दिस टाइम हमें इसका ध्यान रखना है कि अभी तक, जब तक ये वीकली चार्ट पे पिछली रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की वीकली क्लोज नहीं करता, वीकली ग्रीन क्लोज नहीं करता, ओके, तब तक किसी भी टाइप से यहां पर स्विंग और मोमेंटम प्लेयर एक्टिव नहीं होंगे, ये आपको नोट करना है। अब बात करते हैं जो कि एक्यूमुलेटर्स होते हैं। एक्यूमुलेटर्स कौन होते हैं कि अच्छी क्वालिटी कंपनी 50 से 60% नीचे है तो वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेटर्स होते हैं जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। क्या वो यहां पे एक्टिव है? आंसर इज यस, बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन उनके पास पेशेंस होगा, समय होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा कि ये टाइम भी लगाएगी। जैसे यहां पे दिख रहा है ना, यहां पर देखो 3 4 5 महीने खड़े हो गए, तो इतना सबके पास पेशेंस नहीं होता, तब तक तो एनालिस्ट लोगों को बेचारों गालियां पड़नी शुरू हो जाती है कि तुमने बताया था, हम तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं 5 महीने से, कुछ नहीं हुआ। नो वन वांट्स टू टेक दैट रिस्क, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसको क्या करना है वो देखो। मंथली चार्ट पे भी आप देखोगे टोटल नेगेटिव सीन है अभी फिलहाल के डेट में। क्या स्टॉक का ट्रेंड बुलिश हुआ है? नहीं हुआ है। क्या वीकली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बनते ही स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होगा? रेड कैंडल के हाई के ऊपर बन गई तो भी कोई जरूरी नहीं होगा। वो तभी माना जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आओ, सेटअप बनाओ, कंसोलिडेशन करो। वो सिर्फ एक रिस्की रिवर्सल स्विंग है जो मैंने आपको बताया था। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई है कि डिक्सन को कैसे देखा जा सकता है। अपनी तरफ से मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है ताकि आपको सीख पाए, समझ पाए। बाकी अगर आपको ऐसी एनालिसिस सीखनी है तो मैं लिंक दे रहा हूं नीचे वेव एनालिसिस का, वहां पर टोटल आपको सारे हमारे स्ट्रेटेजीज को भी आप देख सकते हो। इंडिविजुअल अगर आपको वन बाय वन किसी भी स्ट्रेटेजी को देखना, आप वैसे देख सकते हो। आपको कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है, आप कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू, एज पर योर चॉइस। लिंक आपको नीचे मिलेगा। अभी डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है 10% का, रिपब्लिक 26 के नाम से अगर आप कूपन कोड लगाएंगे आपको 10% डिस्काउंट भी क्लेम हो जाएगा। और ये सब स्ट्रेटेजीज और पूरे लर्निंग प्रोग्राम पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।